हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर कि केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए इस बेसिक टर्म्स के बारे में। कि कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री में जो बिल्कुल आपको हमेशा ही रिमाइंड होना चाहिए ताकि आपको कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। खासतौर पे अगर आप केमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो में जो बेसिक टर्म्स से रिलेटेड है। तो कुछ बेसिक टर्म्स में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये परमाणु किसे कहते हैं और अणु क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्या होता है। तो फ्रेंड्स, परमाणु को हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कुछ इंग्लिश के भी वर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हायर स्टडी में या फिर वाइवा वगैरह के क्वेश्चन में कई बार इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं कई बार। तो हमको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु हम जो बात कर रहे हैं ये परमाणु असल में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। अब ये परमाणु है क्या चीज़, तो केमिस्ट्री में सबसे जो बेस चीज़ है, सबसे जो छोटा है यूनिट है हम बोल सकते हैं, उसको ही हम क्या कह सकते हैं, एटम या फिर परमाणु। तो ये परमाणु आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में ये कहा जाता है, पहले ज़माने में जब केमिस्ट्री का इन्वेंशन शुरू हुआ था, खोज शुरू हुई थी, तो कहा जाता था कि किसी भी पदार्थ का, कोई भी एक पदार्थ है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको मैं सबसे छोटा कण कह सकता हूँ, वही क्या कहलाता था, परमाणु कह दिया जाता था। तो जैसे अगर हम बात कर ले किसी भी तत्व की बात करें तो हम जानते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में, आपको बता दें कि आवर्त सारणी में कम से कम आपको मिनिमम 30 तत्वों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, खासतौर पे हाइड्रोजन से जिंक तक के तत्वों के नाम। ठीक है, तो होता क्या है, हम आवर्त सारणी में हमें मालूम है कि आवर्त सारणी में लगभग 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और 118 प्रकार के तत्वों में से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक तत्व लीजिए। अब तत्व क्या चीज़ है, तो पहले तो आपको बता दें कि सबसे प्योर फॉर्म, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ का जो प्योर फॉर्म होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, तत्व, शुद्ध रूप को। तो कई सारे तत्व होते हैं, तो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो आपको ये बिल्कुल इस चीज़ को आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, परमाणु कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि कई सारे तत्व हैं, तो जैसे अगर मैं ले लूँ कॉपर, ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपर जो है आपका, कॉपर एक तत्व होता है, ठीक है, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो 29 होता है। आवर्त सारणी में आपको ये मिल जाएगा। तो जो कॉपर होता है, तो हम कॉपर तत्व की बात करें तो जो कॉपर तत्व होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है ना, तो उस तत्व को हम छोटा करते जा रहे हैं, इतना छोटा कर दें कि अब उसको और भी छोटा कर पाना पॉसिबल ना हो। तो इस तरह से सबसे सूक्ष्मतम रूप को ही हम क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। तो इस तरह से सबसे बेस्ट डेफिनेशन है आपका किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो क्या कहलाता है आपका, परमाणु कहलाता है। कब एग्जाम्पल में कई सारा लिख सकते हो, जैसे कॉपर भी एक तत्व है, वैसे ही आपका आगे लिख सकते हैं कि जिंक भी एक तत्व है, सल्फर भी एक तत्व है, कई सारे तत्व हैं जितने भी आवर्त सारणी में। तो सभी तत्वों का जो सूक्ष्मतम कण है वो सभी क्या क्या कहला जाएगा, आपका परमाणु कहला जाएगा। जैसे यहाँ लेड है, ये लेड तो खैर ज़्यादा हो जाता है 30 से, हम सिंपल ले लें तो आपका जैसे फास्फोरस है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से हेलियम है, फिर कई सारे परमाणु। तो ये एग्जाम्पल में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। जो उदाहरण लोगे आप, उदाहरण में आप किसी भी तत्व को उठाइए, वो तत्व का जो छोटा रूप है वही क्या कहला गया, आपका परमाणु। वैसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो गैस होती है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जैसे ऑक्सीजन का मैं O लिख दिया, या नाइट्रोजन का मैं N लिख दिया, ठीक है, या क्लोरीन का मैं Cl लिख दिया। तो आप आवर्त सारणी से क्या कीजिए, किसी भी चीज़ों को, किसी भी तत्व को उठाइए, वही अपने आप में क्या कहला जाएगा, परमाणु कहला जाएगा। तो आपको परमाणु के लिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पे आप स्टार्टिंग लेवल में हो तो और अच्छे से इस चीज़ को जान लीजिए कि
परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप, जिसको हम परमाणु कह देते हैं, वो और एटम। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा डेफिनेशन कह सकते हो बन गया, एक एग्जाम्पल हो गया। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब हम लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना, परमाणु के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के कौन कौन से गुण होंगे, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि परमाणु क्या रहता है, रासायनिक क्रिया में जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये भाग लेता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ आगे लिख देते हैं परमाणु, ये मैं लिख दिया परमाणु। ठीक है, यहाँ तो परमाणु क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उसी तरह से जो दूसरा नंबर का इसमें जो गुण है, दूसरे नंबर का गुण कह सकते हैं हम कि ये क्या होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना, अस्तित्व नहीं होता का मतलब ये परमाणु के तौर पे ये हमारे ब्रह्मांड में फ्रीडम से नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व कह सकते हैं, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, कभी भी आपको परमाणु के रूप में नहीं मिलेगा, या तो परमाणु अणु के रूप में मिलेगा, या तो परमाणु तत्व के रूप में मिलेगा, या तो परमाणु किसी पदार्थ के रूप में मिलेगा। मतलब शुद्ध रूप से परमाणु आपको मिलने वाला नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग भी लेते हैं और इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो कम से कम परमाणु से रिलेटेड इतना जानकारी, मिनिमम इतना जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम परमाणु के बाद आगे देखते हैं अणु के बारे में कि अणु क्या होता है उसके। तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि हमने परमाणु किसको कहा था कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाया था, परमाणु कहलाया था। लेकिन अब हम परमाणु के बाद आगे बढ़ते हैं अणु की तरफ। अब ये अणु होता क्या है, तो सिंपली अणु को आप क्या बोल सकते हो, ये भी क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो परमाणु से मिलके क्या बनता है, हमेशा अणु बनता है। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, जब भी दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे अणु का निर्माण होता है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख ही लेते हैं, इसका डेफिनेशन होगा। ठीक है, दो या अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से दो परमाणु आपस में या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। इस तरह से ये अणु कहला जाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो अणु तो वैसे कई प्रकार से हो सकता है। तो इसमें आपको सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूँ तो मान लीजिए ये कोई मेरा परमाणु है, जैसे ये ए एक परमाणु है मान लीजिए फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए, वैसे ही बी एक परमाणु है मान लीजिए, और हमने लिखा भी है कि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो ए बी, जैसे ये दोनों जुड़ के ए बी जो बना वो क्या बना, आपका अणु बना। तो इस तरह से परमाणु ही सबसे छोटा होता है और परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। अब एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, तो उदाहरण में आप सबसे सिंपल जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का अणु, वैसे ही नाइट्रोजन का अणु, क्लोरीन गैस का जो अणु होता है वो। ठीक है ना, इसी तरह से हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, वैसे ही आपको कुछ दूसरा एग्जांपल भी यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या आपको NaCl फ्रेंड्स आपको पता होगा NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। मतलब ये नमक ही होता है एक प्रकार का, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, खाने का नमक होता है NaCl। उसी तरह से H2O। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, अणु ही है। ठीक है, तो अणु हम क्यों बोल रहे हैं इन सभी चीज़ों को, तो ये भी क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी जो बने हुए हैं, आप देख सकते हो ये जो ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन O2 है, इसका मतलब इसमें दो ऑक्सीजन भाग लिए हैं, दो ऑक्सीजन मिले हैं, तब जाके ये क्या बना है, O2 अणु बना है। वैसे ही दो नाइट्रोजन के मिलने से ये बना है, दो क्लोरीन के मिलने से बना है। आगे यहाँ देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो परमाणु आपस में मिलेंगे जरूरी नहीं कि वो परमाणु एक ही प्रकार के सेम टू सेम परमाणु हो, अलग परमाणु भी हो सकते हैं। तो जैसे कि जब अलग अलग परमाणु मिलेंगे तो भी जाके आपका अणु ही बनेगा। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग परमाणुओं के मिलने से क्या बना है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु बना है। वैसे ही NaCl
तो अलग अलग परमाणुओं के मिलने से भी अणु का निर्माण संभव है। तो इस तरह से इतना एग्जाम्पल आप बना सकते हो, लिख सकते हो अपने हिसाब से और भी, ठीक है। तो ये अणु का हो गया। अब वैसे ही इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, याद रखना। हम इसको एक नाम दे सकते हैं, ये कहलाता है समपरमाणुवीय अणु। क्यों समपरमाणुवीय अणु? क्योंकि इसमें जितने भी परमाणु भाग लिए हैं वो समान हैं। तो अगर आप क्लासिफाइड करोगे, ठीक है ना, तो क्लासिफाइड में ये कहला गया, देखो, समपरमाणुवीय अणु। वैसे ही ये इसमें देख सकते हो कि अलग अलग परमाणु भाग लिए हैं, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? विषम परमाणुवीय अणु। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको विषम परमाणुवीय अणु। तो हम क्या कर सकते हैं, अणु को अगर मैं क्लासिफाइड करना चाहूँ तो अणु दो प्रकार का होगा, एक होगा समपरमाणुवीय अणु और दूसरा क्या होगा? विषम परमाणु। समपरमाणुवीय का मतलब जिसमें समान परमाणु भाग लेके अणु बना रहे हैं। विषम परमाणु का मतलब जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु भाग लेकर क्या कर रहे हैं? अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम अणु कह दिए। तो सिंपली आपको ये भी पता चल गया कि अणु क्या चीज़ है। वैसे ही अगर मैं इसके कुछ गुण की बात करूँ, सिंपल सा कोई गुण, तो सिंपल सा जो तो गुण है, सबसे पहले हमने क्या कहा था? परमाणु क्या होता है? रासायनिक क्रिया में भाग लेता था, ऐसे कह के हमने उसमें कहा था। इसमें हम क्या लिखेंगे कि अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमने बताया कि कोई अणु, मान लीजिए ऑक्सीजन का अणु यदि रासायनिक क्रिया में भाग लेगा तो वो क्या होगा? जो ऑक्सीजन के अणु होंगे, जो ऑक्सीजन का अणु होगा वो पहले परमाणुओं में टूटेगा, फिर वो परमाणु किसी दूसरे चीज़ से रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रासायनिक अभिक्रिया कर कौन रहा है? भले ही इस अणु को हमने क्रिया कराया, लेकिन ये ऑक्सीजन का जो अणु था वो पहले टूट के परमाणु में बदला, फिर वो जो परमाणु बना वही परमाणु क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया से क्रिया कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा? अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, जबकि परमाणु लेता है। उसी तरह से दूसरे लक्षण की बात करें हम, दूसरा जो गुण है, तो परमाणु का कोई अस्तित्व होता नहीं, मैंने कहा था। तो इसी तरह से इसमें उल्टा हो जाएगा कि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो कि जो O2 है, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, ये अस्तित्व है इसका, इसीलिए तो ले रहे हैं। HCl अणु हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को छू सकते हैं, देख सकते हैं। NaCl नमक के फॉर्म में हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों का अस्तित्व है, इसीलिए हमने क्या कह दिया? अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इस तरह से हमको कम से कम इतना दो गुण पता होना चाहिए, थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन के लिए। तो इस तरह से हमने अभी अणु के बारे में जाना। फ्रेंड्स, तो परमाणु और अणु को जानने के बाद हम तीसरे नंबर के कण की बात करेंगे। क्योंकि हम इसको कण नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का स्पीसीज बोल सकते हो। स्पीसीज क्यों स्पीसीज? क्योंकि ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो एक अच्छा शब्द होता है। आपको आयंस भी बोल सकते हो, या आयंस नहीं बोलना चाहें तो आप स्पीसीज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आयन होता क्या है? तो आयन को सिंपली डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि आप क्या करते हो, कोई परमाणु लेते हो, तो हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु को ले लीजिए आप, ठीक है। वो परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन का परमाणु लिया, तो नाइट्रोजन का परमाणु लिया, तो हम जानते हैं कि हर परमाणु में, नाइट्रोजन के परमाणु में 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब उस 7 इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या किया? एक आध इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, या एक आध इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर लिया? बाहर से ले लिया, उसमें डाल दिया। तो कुल मिला के अब वो परमाणु उदासीन नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु नेचुरली तो उदासीन होता ही है, लेकिन आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया, या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के उसमें डाल दिया, तब जाके वो उदासीन नहीं हो जाता। वो क्या हो जाता है? फिर वो आवेशित हो जाता है। और जैसे ही कोई परमाणु आवेशित होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आयन को, अगर मैं डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ, इसके आयन की परिभाषा लिखना चाहूँ, तो आयन क्या होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने लिखा, इसका परिभाषा। ठीक है, परमाणु क्या करे? इलेक्ट्रॉन या तो
त्याग दे या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, बाहर से ग्रहण कर ले। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस दोनों प्रोसीजर के दौरान क्या बनता है, आयन का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना होगा, परमाणु नेचुरली प्राकृतिक तौर पे वो क्या होता है, उदासीन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है कि जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आप इसको कौन सा आवेश लगाओगे, धन आवेश लगाओगे, पॉजिटिव या धन आवेश लिख देता हूँ मैं यहाँ। धन आवेश का मतलब, कभी भी धन आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। ठीक है ना, परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर धन आवेश लग जाता है। वैसे ही परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे, तो उस पर क्या लगता है, ऋण आवेश लगता है। तो हम जान सकते हैं कि ऋण आवेश और धन आवेश किस कंडीशन पे लग रहा है। ठीक है, तो ये आप आयन को देख के ही जान सकते हो। अगर उसमें पॉजिटिव या प्लस आयन होगा, धन आयन होगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। ऋण आवेश होगा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो अब हम इस परिभाषा के आधार पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहा, जैसे सोडियम है मान लीजिए, तो ये सोडियम एक परमाणु है। ठीक है, और आपको बता दें कि सोडियम परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अब ये सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। तो जैसे ही यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस पर क्या लग गया, Na+। तो आप देख सकते हैं ये आयन बन चुका है, और इस आयन को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, धन आयन नाम दे सकता हूँ। और यहाँ देख सकते हो आप, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो इस तरह से आप अलग अलग कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक धन आयन का एग्जाम्पल था। वैसे ही यहाँ ऋण आयन का एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, तो ऋण आयन के लिए जैसे मान लीजिए क्लोरीन। तो क्लोरीन को अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, जो क्लोरीन भी एक परमाणु ही होता है वैसे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 17। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस क्लोरीन अणु जो परमाणु था वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो हमने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर हमेशा कौन सा चार्ज लगता है, ऋण आवेश। ठीक है, यहाँ ग्रहण कर रहा है बोल के मैं यहाँ प्लस लिखा हूँ, त्याग रहा है बोल के यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि क्लोरीन पर क्या हो रहा है, देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो Cl क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। अब इसको मैं धन आयन ना बोल के क्या बोल सकता हूँ, ऋण आयन। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आप काउंट कर सकते हो, 17 से क्या हो गया वो 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से उसने क्या कर लिया है, ले लिया है। तो इस तरह से आयन मेनली अगर मैं देखूँ तो आयन कितने टाइप का था, आयन 2 टाइप का था। ठीक है ना, आयन 2 टाइप का था, एक था आपका धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। ठीक है, और धन आयन और ऋण आयन को हम स्पीशीज शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, या नॉर्मली आप धन आयन या ऋण आयन लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये तीसरा टर्म्स था जिसको हमने आयंस कहा, और हमको पता भी चल गया कि आयंस कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। तो ये 3 टर्म्स, स्पेशली 3 टर्म्स था। इसलिए हमने जाना कि परमाणु क्या था, अणु क्या था, और फिर आयंस क्या थे। अब इसके अलावा जो कुछ और टर्म्स में जो स्पेशली यूज़ होता है, बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका धातु और अधातु। तो धातु के संबंध में बता दूं कि धातु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल के नाम से जानते हैं। आप अच्छे से इससे परिचित होंगे क्योंकि हमारे डेली लाइफ में मेटल्स यूज़ होते रहते हैं। उसी तरह से ये कहलाता है आपका नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स या नॉन मेटल। ठीक है, तो इस तरह से धातु और अधातु के बारे में भी आज हम आपको बता देते हैं ताकि ये भी क्लियर रहे। तो होता ये है कि कई बच्चे ये गलती करते हैं कि 11 से जो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो धातु क्या होता है तो वो आंसर लिख के तो सही आते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं करेक्ट आंसर तभी कहलाता नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते, कई लोग लिख देते हैं कि धातु क्या होता है तो जिसमें चमक होती है, जो आघात वर्धनीय होता है, ये सब धातु होते हैं। तो ये सब सही आंसर है। जो विद्युत का कुचालक होता है, ये आपने सही आंसर लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सही नंबर या सही मार्क्स आपको नहीं मिल पाते। इसका कारण ये होता है कि आप 11th 12th जैसे हायर सेकेंडरी क्लासेस में आ चुके हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि कोई अच्छा सा आंसर आपसे मिले, लेकिन आप केवल वो जो 9th 10th में पढ़े थे ऐसा टाइप का आंसर लिख देते हो, इसीलिए आपको मार्क्स वगैरह कम मिलते हैं। तो एक स्पेसिफिक आंसर क्या होना चाहिए कि हम मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करें। तो धातु अगर या मेटल हम किसको कहेंगे, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक आंसर होता है कि
कोई भी तत्व जब क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाए, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर है इसका। और आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। केवल 11 से अगर आप आके केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यही आंसर सबसे स्पेसिफिक और बेस्ट आंसर कहलाता है। तो धातु किसको कहेंगे, तो धातु में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, धातु हम किसे कह रहे हैं, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाए या धन आयन बनाता हो, धातु कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए धातु हमने किसको कहा कि जो तत्व क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना रहा है, धन आयन। और अभी हमने आयन से पढ़ा ही था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आयन ही बनता है। तो इस तरह से हम धातु किसको कह सकते हैं, सोडियम को धातु कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम हमेशा क्या बनाता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बना सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखता हो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम धन आयन बनाने की क्षमता रखता है, इसीलिए हम सोडियम को धातु कह सकते हैं। पोटेशियम भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना सकता है, इसको भी हम कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जो लोहा आयरन यूज़ करते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में, वो भी एक प्रकार का धातु ही होता है, मेटल्स होते हैं, कॉपर होते हैं, एल्युमिनियम है आपका, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें लिख सकते हैं कि जब का जो कोबाल्ट है, निकल है, तो काफ़ी सारा आप चीज़ों को हम तो डेली ही देखते हैं कौन कौन से चीज़ों को हम धातु कह सकते हैं। तो ये सभी आप इससे भी ज़्यादा आंसर आपको बुक या आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो मिल जाएगा आपको आसानी से। तो हमने किसको कहा, धातु, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बना रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो जैसे सिंपली मैंने बता दिया कि इसका क्या होता है, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 11 होता है। तो 11 का क्या मतलब है, 11 का मतलब है 281। वैसे ही पोटेशियम का आप देखोगे तो पोटेशियम का कितना होता है, 19, मतलब 2881। तो आप देख सकते हो कि अष्टक पूर्ण करने के लिए इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, वैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो जितने भी धातु होते हैं सभी के सभी अपना अष्टक या स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन बनाते हैं, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब आगे तो आप जानते ही हो कि धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत के प्रति, ठीक है ना। वो आगे हम बोल सकते हैं कि उसमें चमक होती है, आघातवर्धनी होता है, कठोर होता है। तो ये सभी चीज़ें से आप अच्छे से परिचित हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने धातु का ये सभी एग्जाम्पल को देख लिया। उसी तरह से जो आगे का जो टर्म्स है हमारा अधातु, तो जस्ट इससे अपोजिट होगा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखे, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु, ठीक है। तो हम इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप बारी बारी से इसको नोट करते जाइए कॉपी पे, ताकि आपका एक फेयर नोट्स बने, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने में आपको ये सहूलियत हो, ठीक है। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखता हो, अधातु या फिर नॉन मेटल कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमने 9th-10th में कई सारे इसके गुण पढ़े थे, लेकिन हम स्पेसिफिक आंसर बोले तो यही 2 स्पेसिफिक आंसर होता है। जो तत्व धन आयन बनाए वो धातु, जो ऋण आयन बनाने की क्षमता रखता हो वो अधातु। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं लगभग सभी, ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, फास्फोरस, आपका ऑक्सीजन के पास हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। इसी तरह से आप कई सारा आप आंसर इसमें बना सकते हो। देख सकते हो ऑक्सीजन को हमने क्यों चुना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 8, मतलब 2 और 6। तो आप देख सकते हो कि अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये O से क्या बन गया, O2-, ठीक है। आगे मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो O बन गया O2-। जैसे सोडियम की बात किए थे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, माइनस निकाल रहा है, ये वाला, तो Na+, ठीक है। तो इसने धन आयन बनाया, इसने ऋण आयन बनाया। तो इस तरह से पी ब्लॉक में ज़्यादातर जो तत्व होते हैं ज़्यादा मात्रा में वो अधातु ही होते हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा आप इसमें एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन है आपका, ठीक है,
तो इस तरह से आप ब्रोमीन है, कई सारा आपको मिल जाएगा पी ब्लॉक से। तो ये सभी क्या कहला जाते हैं, आपके अधातु कहला जाते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक टर्म्स था जिसको बिल्कुल जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, हमेशा आपके माइंड में ये होना ही चाहिए कि परमाणु, अणु, आयन और धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल्स होता है, उदाहरण। तो इतने चीज़ों से आप अच्छे से यदि इंट्रोड्यूस हो तो आगे चल के आपको कभी भी दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको इसी के बारे में ही डिटेल में पढ़ना होता है जब आप हायर स्टडी में जाते हो, खासतौर पे कॉलेज या फिर पीजी में जाते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा ये वीडियो। तो आपको और किस टॉपिक पे चाहिए, किस वीडियो का टॉपिक आपको जो समझ नहीं आ रहा हो केमिस्ट्री का, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम वो जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना के आपके लिए उपलब्ध कराएं। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, लाइक मिलता है तो। और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको समय समय पर कुछ ना कुछ जो भी यहाँ से वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा वो, ठीक है। और हम जो लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा, ताकि आप घर बैठे आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हो, जुड़ के हमारे साथ पढ़ सकते हो।